हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज लैंडमार्क क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स में से हेट स्पीच के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेट स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही रीसेंट जजमेंट है जिसका नाम है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें अमीश देवगन क्या है? एक जर्नलिस्ट है। ये एक जर्नलिस्ट है। इसने एक न्यूज डिबेट होस्ट करी थी। उस न्यूज डिबेट में कई सारे पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें बेसिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। तो ये जो मैटर आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बड़ा ही रिसेंट है, 2020 का ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कंक्लूसिव डिसीजंस नहीं दिए, एक ऑब्जर्वेशन ले डाउन किया है। पर हमारे यहां पे ये जूरिस्प्रूडेंस में ऐड हो जाएगा, हेट स्पीच के जूरिस्प्रूडेंस में। अब हेट स्पीच से हम क्या समझते हैं? हेट स्पीच क्या हो सकता है? देखिए, हेट स्पीच बेसिकली हमारे आईपीसी में डिफाइंड है और हमारा आईपीसी जो है एक कॉलोनियल एरा का लॉ है जिसमें कि किसी भी तरह का ऐसा बात जो कि किसी रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज करे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप की यू कैन से रिलीजन पे कमेंट हो, इस तरीके का कमेंट हो कि उसे बर्दाश्त ना हो, इनफैक्चुअल हो, गलत हो, या आप कैसे कह लीजिए कि बस हम जिसको कहते हैं रिलीजियस फीलिंग्स उसको आउटरेज करे, उसको हम कहते हैं हेट स्पीच। हेट स्पीच का दूसरा एक रूप, एक तो रिलीजन के अगेंस्ट देखा जाता है, दूसरा उसका एक रूप कम्युनिटी के अगेंस्ट भी देखा जाता है। यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या क्लास के अगेंस्ट एनिमिटी की भावना, दुश्मनी की भावना पैदा करे, उसको भी हम हेट स्पीच कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि हेट स्पीच तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है, सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे परसीव कर रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है। भाई जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, अगर जेन्युइन क्रिटिसिज्म नहीं है तो उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए, फिर वो ऑफेंस हो जाएगा। अब हेट स्पीच हमारे यहां पे आईपीसी में है तो पीनल कोड है। अब पीनल कोड का मतलब है कि ये ऑफेंस है, अपराध है। अपराध में क्या होना जरूरी है? मेंस रिया होना जरूरी है। तो एक वक्ता का बोलते दौरान इंटेंशन कैसे प्रेज्यूम किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी ऐसे ही चैलेंजेस आए थे। तो अब एक एक करके देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स रहे, क्या थे फैक्ट्स ऑफ द केस और क्या है हेट स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थॉरो एनालिसिस किया लीगल फ्रेमवर्क का हेट स्पीच पे। इसमें जो मेन मुद्दा था वो फ्री स्पीच यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेस डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल या यूनिटी ऑफ द नेशन की बात थी। इन दोनों राइट्स को, या आप कह लीजिए ये डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल और यूनिटी ऑफ द नेशन, ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में मेंशन की गई है। किसमें मेंशन की गई है? हमारे प्रियम्बल में। और फ्री स्पीच हमारा आपको पता है आर्टिकल 19 के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है। तो उनके बीच में बैलेंस करना है, क्या डिग्निटी, क्या सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं हेट स्पीच पे। कोर्ट ने बेसिकली अमीश देवगन को किसी भी तरह के रिलीफ देने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह कहा था कि इनके खिलाफ अराउंड 7 एफआईआर फाइल्ड हुई हैं, तो सातों एफआईआर को हम क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे। कोर्ट ने इतनी सी रिलीफ दे दी कि हम 7 एफआईआर इनकी अलग अलग स्टेट्स में हुई हैं, उन सबको मर्ज कर देंगे और उन सबकी सुनवाई एक साथ होनी चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने डेरिवेटरी लैंग्वेज यूज की थी मुस्लिम सेंट के अगेंस्ट। मुस्लिम सेंट बेसिकली मुस्लिम सेंट की हम बात करें तो वो चिश्ती साहब हैं। ये इसमें उनका बेसिकली एग्जैक्टली नाम था पिर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती। ये रिलीजियस सेंट है मुस्लिम कम्युनिटी में। और बात मुद्दा क्या चल रहा था? तो उस टीवी डिबेट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डिस्कशन चल रहा था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने इसलिए गए थे क्योंकि ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इनको रिलीफ मिल जाए। कैसे रिलीफ? कि इनके खिलाफ जितनी एफआईआर हुई हैं वो सारी की सारी क्वाश हो जाए, वो सारी की सारी क्वाश हो जाए। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, ये क्या करता है मालूम है? ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है जो भी रिलीजियस साइट्स 15 अगस्त 1947 को जिस भी स्टेट में थी वो सारे रिलीजियस साइट्स उसी स्टेट में रहेंगे। उनको किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जाएगा किसी दूसरे रिलीजन की साइट में, और उनका जो रिलीजियस कैरेक्टर जैसा है वैसा ही मेंटेन किया जाएगा। ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसी के ऊपर डिबेट चल रही थी, जहां पे कुछ पिटीशंस आएगी लोकल कोर्ट्स में गई हैं, जहां पे किसी पर्टिकुलर टेंपल को, दरगाह को, मॉस्क को, इन सबको टर्न करने की बात चल रही है। बेसिकली आपको पता है ये ज्ञानवापी मॉस्क वाला जो मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड ये डिबेट थी।
फर्दर तो इनके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर लॉन्च हो गई। किन किन प्रोविजंस के अंडर, उन प्रोविजंस को देखते हैं। सेक्शन 295 ए के अंडर, सेक्शन 295 ए ये कहता है कि डेलिबरेट या मैलिशियस एक्ट्स, डेलिबरेट या मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ क्लास, इंसल्टिंग इट्स रिलीजन, रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, यहां पे आपको ये देखना है एक्ट कैसा होगा, डेलिबरेट होगा, डेलिबरेट होगा, मैलिशियस होगा। ये दोनों चीजें अगर हैं तो ये आपका इंटेंशन बता देगा कि गलत था। और क्या करोगे आप बेसिकली आउटरेज करोगे, क्षति पहुंचाओगे, क्षति पहुंचाओगे किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को, रिलीजियस फीलिंग्स को या रिलीजियस बिलीव्स को, रिलीजियस बिलीव्स को। देखिए, ये कहना कि someone does not believe in some God, that someone does not believe in some other's God is a freedom of expression, is a freedom of conscience. बट किसी भी रिलीजन के ऊपर निगेटिव कॉनोटेशन देना, बिना समझे हुए उनके रिलीजियस सेंट्स के बारे में गलत चीजें बोलना, ये आउटरेज के अंडर आ जाएगा। इसके ऊपर कोई ठोस नियम नहीं है, ये फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करता है और डिसाइडिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इंटेंशन को पहले प्रिजम्पशन देगा। सेक्शन 153 ए की बात करें तो प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, दुश्मनी की भावना पैदा करना रिलीजियस ग्रुप्स में, या कुछ ऐसा एक्ट करना विच इज प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। अब हार्मनी देखिए रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, रिलीजन से लिमिटेड नहीं है। हार्मनी तो किसी भी चीज पे हो सकती है, मतलब कोई भी कम्युनिटी, दो कम्युनिटी आपस में लड़ गई तो अब वो दो कम्युनिटी रिलीजियस कम्युनिटी जरूरी थोड़ी है, एथनिक हो सकती हैं, रेशियल हो सकती हैं, कल्चरल हो सकती हैं, वो कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर जेंडर की हो सकती हैं, वो सारी चीजें क्या आ जाती हैं, ये हार्मनी के अंडर आ जाती है। तो मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी के लिए प्रमोटिंग एनिमिटी ऑफेंस है। सेक्शन 505 बात करें, ऐसी चीजें जो पब्लिक मिसचीफ, ऐसे स्टेटमेंट जो पब्लिक मिसचीफ होते हैं। सेक्शन 34 है तो कॉमन इंटेंशन है, इसमें बहुत सारे डिबेट में लोग थे तो कॉमन इंटेंशन सबका लगाते हुए इनके ऊपर एफआईआर कर दी गई। अब क्योंकि ये होस्ट थे उस डिबेट के, 17 जून 2020 में क्या किया, देवगन साहब ने एक अपॉलॉजी वीडियो भी दिया अपना, जहां पे उन्होंने ये बोला कि फिर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को वो गलती से अलाउद्दीन खिलजी समझ लिए थे, जबकि उनका कॉनोटेशन अलाउद्दीन खिलजी की तरफ है जो कि एक रूलर है और इसका कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है। तो इसको चलाया भी गया टीवी चैनल्स पे और डिबेट के पहले दिखाया भी गया, लेकिन एफआईआर पहले ही हो चुकी थी। फर्दर जून 22, 2020 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे देवगन साहब, अमीश देवगन, ये कहे कि हमारे खिलाफ जितनी भी एफआईआर है वो सारी की सारी हटा दी जाए। ये सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंडर पहुंचे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन देता है। ये 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ना कि सुप्रीम कोर्ट को बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को क्वाशमेंट की पावर देता है। एफआईआर क्या हो सकती है, क्वाश हो सकती है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों गए, क्योंकि यहां पे मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो सब सारी एफआईआर को क्वाश कराने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, देवगन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी कहा कि देखिए मैंने जो भी स्टेटमेंट कहा है टीवी डिबेट में, वो एक ब्रॉडकास्टिंग डिबेट थी, उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे और वो जो पर्टिकुलर चीजें कही गई हैं वो किसी की रिलीजियस मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए नहीं कही गई हैं, रादर वो सेक्शन 95 के अंदर जनरल डिफेंसेस के अंदर आ जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्ट जो कि स्लाइट हार्म है, ज्यादा नुकसान नहीं करता है, ऐसा डिफेंस लिया उन्होंने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोला कि देखिए आप किसके अंडर आए हैं, 482 के अंडर आए हैं, हमारे पास सीआरपीसी में 482 के अंदर आए, यानी कि हमें अभी कंसीडर यही करना है कि हम आपके एफआईआर को क्वाश करेंगे कि नहीं करेंगे। हम मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जाएंगे, प्राइमा फेसाई केस के सब्सटेंस को देखेंगे। तो वो वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, किस कंटेक्स्ट में कह रहे थे, ये सारी चीजें आई। तो ये पर्टिकुलर 482 का सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एम्पावर करता है कोर्ट को टू प्रिवेंट एनी अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी कि किसी के खिलाफ ऐसा केस रजिस्टर हो जाए जो उसने किया ही ना हो, जो कि गलत हो, या नेचर ऑफ द एक्ट को देख के ये ना पता चले कि व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, या वो गलत तो लगे वो एक्ट पर आईपीसी में उसको ऑफेंस ना माना गया हो। इस तरह की एक्टिविटीज जब हो जाती है और फिर किसी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो सामने वाला व्यक्ति अपने खिलाफ इनजस्टिस होने से बचाता है और कोर्ट के पास जाता है, कहता है कि आप इन एफआईआर को देखिए, ये एफआईआर गलत है, मिस्टेकन है, इनप्रॉबेबल है, इसलिए आप इनको क्वैश करिए। तो यहां पे
क्वाशमेंट की जो बात है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली तो किया नहीं। ये महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स थे देवगन के अगेंस्ट एफआईआर में। जजमेंट जस्टिस संजीव खन्ना और एम खानविलकर साहब ने दिया। सेक्शन 19 देखिए केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट का, यानी कि केबल टीवी को भी गाइड करने वाली एक्ट है केबल टीवी रेगुलेशंस एक्ट। सेक्शन 19 है उस एक्ट का, जो कि ये कहता है कि ऐसी भी कोई भी चीज ब्रॉडकास्ट नहीं की जाएगी जिसका कंटेंट हेट या इलविल प्रमोट करे। ठीक है, तो वो प्रोविजन भी इनके एफआईआर में मेंशन था। अब कोर्ट के पास चक्कर यह था कि कोर्ट को पूरा एक क्योंकि केस बनता है कि नहीं बनता है ये देखने के लिए कोर्ट को क्या करना पड़ा, हेट स्पीच के लॉ को, यानी कि हेट स्पीच से रिलेटेड हमारे आईपीसी में जो भी प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है, उनको रिविजिट करना पड़ा। और उनको इंटरप्रिटेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिकली दूसरी कंट्रीज के भी हेट स्पीच के प्रोविजंस को समझा। ठीक है, इसमें बेसिकली बात क्या है, हमारे पास बात क्या है, मेन मुद्दा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोला कि जब भी हम कभी पब्लिक डोमेन में कुछ बोल रहे होते हैं तो हमारे यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हम बात करें तो यहां पे मेजॉरिटी का कंसेप्ट आता ही आता है, मेजॉरिटी का कंसेप्ट आता ही आता है। तो मेजॉरिटी का विल और मेजॉरिटी का ओपिनियन एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में मैटर करता है। इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 के अंदर, उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं कि किन इन केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिमिटेड है, उनका स्कोप बहुत ज्यादा सीमित रहेगा क्योंकि हमारे यहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। तो उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा क्या होता है, बाउंड्रीज जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, वो डिफिकल्ट हो जाता है डिसाइड करना, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी प्रिजर्व करना है और हमें पब्लिक लॉ को भी मैनेज करना है। क्योंकि पब्लिक लॉ बेसिकली क्या कर रहा है इंडिया का, माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स को, यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कि उतना एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है हमारी डेमोक्रेसी में, या जिसके पास एडिक्वेट मींस एंड मेजर्स नहीं है रिप्रेजेंट करने के, तो मेजॉरिटी का एक ड्यूटी ऑफ केयर भी है उनकी तरफ, और वो पब्लिक लॉ के अंडर प्रोटेक्ट होता है। तो हमारे यहाँ पब्लिक लॉ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है सभी पर लागू होता है, इंडियन पीनल कोड है सभी पर लागू होता है, इंडिया के सारे सिटीजन में, ऐसे लॉज को हम पब्लिक लॉ कहते हैं। और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा केस टू केस बेसिस में कि ये जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं ये रीजनेबल है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू क्रिमिनलाइज स्पीच। क्योंकि स्पीच, कुछ कहने को क्रिमिनलाइज करना एक डेमोक्रेसी में अपने आप में क्या होता है, एक आपकी ये डेमोक्रेसी डिफीट हो जाएगी अगर हर स्पीच कम्युनल हेटरेट को ले ली गई, या हर स्पीच को आप हेट स्पीच की तरह ले लिए। अब क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो क्या उसको भी हेट स्पीच माना जाएगा? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि बेसिकली ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हेट स्पीच के अंदर नहीं आएगा। हेट स्पीच में हम यूजुअली कम्युनिटी को फोकस में रखते हैं, जनता को फोकस में रखते हैं। तो कोर्ट ने बेसिकली जो हेट स्पीच का टेस्ट है उसमें 4 बातें होती हैं। सबसे पहले कंटेंट स्पीच का क्या था, कैसा था। दूसरा, किस सेंस में कह रहे थे, कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस मनोभावना से, किस इंटेंशन से कहा जा रहा था, और अल्टीमेटली उससे हार्म होने वाले लोगों का क्या सोचना है, या हार्म होने वाले लोग कौन है। ये चारों चीजों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। किसको? कंटेंट को, कॉन्टेक्स्ट को, इंटेंट को और हार्म को, ताकि ऑफेंस बने। ठीक है, अब कंटेंट के बेसिस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर हम उसके स्टेटमेंट्स को हम सुने तो उनके स्टेटमेंट्स बेसिकली आउटरेजियस इसलिए थे क्योंकि उन्होंने ये एक सेंट को, एक पिर को, यू कैन से सियर इन अ कम्युनिटी, इन देयर कम्युनिटी, उनको उन्होंने रिलेट कर दिया था एक फॉरेनर से, एक लुटेरे से, जबकि वो है रिलीजियस सेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये गलत है। प्राइमा फेसाई कोर्ट ने बोला कि ये जो कंटेंट आपकी स्पीच का है ये गलत है। और कोर्ट ने जहां तक भी ये ऑब्जर्वेशन दिया है हमारे सोशल फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए दिया है, इंडिया में जो सेंटिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिया है। आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का क्रिटिसिज्म कर सकते हो, जेन्युइन चीजों पे क्वेश्चन उठा सकते हो, लेकिन आप निगेटिव कॉनोटेशन नहीं दे सकते। आप इस तरीके से किसी चीज की इंसल्ट नहीं कर सकते। इंसल्ट करने से होता क्या है, रिलीजियस फीलिंग आउटरेज होती है। तो इंडिया का सोशल फैब्रिक बड़ा नाजुक सा है, ठीक है, तो उसमें बहुत ध्यान पूर्वक हमें देखना पड़ता है कि कब कब ये चीजें वॉयलेट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। ठीक है, और उसके बाद कोर्ट ने कई सारे जजमेंट जो हैं, सेवरल जजमेंट्स पे रिलायंस भी प्लेस किया। अपने कई सारे जजमेंट्स पे कोर्ट ने रिलायंस भी प्लेस किया है। फॉर एग्जाम्पल, रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी,
इस पर्टिकुलर जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इंटेंशन जो है इंसल्ट करने का वो होना चाहिए। दूसरा, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का मैटर है ये, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि रिस्ट्रिक्शन जो स्पीच पे लगा रहे हो आप वो रीजनेबल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जितना जरूरी है उतनी ही रिस्ट्रिक्शन लगाइए। और तीसरा, रुस्तम कैवैसी कूपर और मनिका गांधी पे इन्होंने ये कहा कि देखिए लिबर्टी का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया, लिबर्टी का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया, एक्सप्रेशन का आइडिया, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सैक्रोसैंक्ट एरियाज हैं। तो इनमें कभी भी हम इंटरवीन करेंगे तो हमें बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, और लॉ जो है रेगुलरली इन सब जगहों पे इंटरवेंशन नहीं करेगा, ऑर्डिनरी बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, स्पेशल केस होना चाहिए। अब कोर्ट ने ये सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, सबके जूरिस्प्रूडेंस को समझा, सबके जजमेंट्स को समझा, और उनमें हर कंट्री का अपना एक अलग अलग ओपिनियन था, लेकिन उनके बीच में कॉमनैलिटी थी। कॉमनैलिटी ये थी, सारी कंट्रीज ये कहती थी देखिए मल्टी कल्चरल सोसाइटी ही सबसे ज्यादा अच्छी है, इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है वो प्राइमा फेसाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ कोर्ट ने, जैसे कि यूएसए की कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच में अगर हम बात करें तो देखिए इंडिविजुअल डिग्निटी हमें नहीं देखनी है, हमें ग्रुप की डिग्निटी देखनी है। किसकी डिग्निटी? ग्रुप की डिग्निटी देखनी है कि क्या ग्रुप की डिग्निटी एज अ होल वायलेट हो रही है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें बेसिकली यूनिटी ऑफ इंडिया पे आंच नहीं आने देना है। तो यहां पे अमेरिका में देखिए लिबर्टी को इक्वालिटी के ऊपर रखा जाता है, यानी बोलने की जो आजादी है वो बराबरी के भी ऊपर है। तो अमेरिका का जो स्टूडेंट्स यहां पे लगाएं तो शायद इस वाले मैटर में लागू ना हो। हेट स्पीच अमेरिका का कहना है मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ऐसे सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए है जिसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में या डेमोक्रेसी में ना हो। कनाडा में कहा कि ह्यूमन डिग्निटी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, हेट स्पीच में अगर किसी इंसान की डिग्निटी वायलेट हो रही है तो वो हेट स्पीच के अंडर आ जाएगा। फ्रांस में ये चीज कही गई कि राइट टू ऑफेंड जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मल्टीकल्चरलिज्म के इनहेरेंट है, यानी आप किसी को कुछ ऐसा बोल सकते हो आपत्तिजनक जो उसको ऑफेंड कर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है फ्रांस में कहता है ज्यादा जरूरी है। ऐसा कोर्ट नहीं कहा है वहां की। साउथ अफ्रीका में भी यही कहा गया कि डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल ज्यादा जरूरी है। यूएस कोर्ट का ये पर्टिकुलर जजमेंट है बेरानिस वर्सेस इलिनॉय, जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि डिग्निटी यहाँ पे जो है ये इंडिविजुअल डिग्निटी नहीं लेकिन डिग्निटी ऑफ द ग्रुप है। ये सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जब भी किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करना है, उसमें मतलब देना है, उसको समझना है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने दो तीन रास्ते होते हैं। एक, या तो वो अपने पिछले किसी मैटर के किसी लर्नेड जज के जजमेंट्स को रिव्यू करे और उनसे सीखे, उनके हिसाब से जजमेंट दे, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट तो जाएगा नहीं अनलेस एंड अनटिल बात ओवर रूल करने की ना हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन देखता है कि हमारे यहाँ जो भी डिसीजंस लिए जाए वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर दिए जाएं। तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल लॉ में जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक कन्वेंशन है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए कन्वेंशन है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के लिए कन्वेंशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कन्वेंशन है। उन सब में जेनरिकली ये कहा गया है कि सोशल हार्मनी होनी चाहिए, और जो हेट स्पीच है वो जेनरिक नेचर की हेट स्पीच होनी चाहिए, यानी कि सभी, आप उस कम्युनिटी के हो चाहे आप उस कम्युनिटी के ना हो, वो आपको गलत ही लगे, वो स्पीच का कंटेंट जो होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। तो उसमें इन सारे कन्वेंशंस में, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशंस है तो इसमें लिबर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली दी गई है ओवर अ कम्युनिटी। लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज ग्रेटर देन अ इक्वालिटी बिटवीन अ कम्युनिटी, ये सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिल रहे थे इस जगह पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या दिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को लिंक करता है, कि एक इंडिविजुअल की डिग्निटी एक ग्रुप से रिलेटेड है। और यह भी कहा कि हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल नहीं करने की कोशिश करता है, रादर वो बस ये कहता है कि हमारी जो यूनिटी है वो वीक नहीं होनी चाहिए, वीकनिंग ऑफ यूनिटी नहीं होना चाहिए। उसने ये कहा कि फ्रीडम और एंड राइट्स जो है, फ्रीडम और राइट्स आपके कुछ इस तरीके से आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि पब्लिक डिसऑर्डर हो जाए या कंट्री की इंटीग्रिटी और यूनिटी पे खतरा हो जाए, या किसी भी तरह का वायलेंस इंसाइट करो या प्रमोट करो। तो ये 3-4 बातें आप देखिए, पहली पब्लिक ऑर्डर, दूसरा इंटीग्रिटी, तीसरा यूनिटी और चौथा वायलेंस। ठीक है,
ये सारी चीजें हमारे यहाँ किसी भी स्पीच में अगर होगी तो हम उसको हेट स्पीच बोलेंगे, और हेट स्पीच है तो सजा भी देंगे, और आर्टिकल 19 है तो आर्टिकल 19 के अंदर वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम सामने देख रहे हैं। फर्दर कोर्ट ने बोला देखिए फ्री स्पीच में और हेट स्पीच में डिफरेंस है। फ्री स्पीच आपके पास ऐसी है कि आप किसी भी जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म कर दो, जुडिशियल डिसीजंस का क्रिटिसिज्म कर दो, किसी व्यक्ति की सोच का क्रिटिसिज्म कर दो, है ना। इनफैक्ट आप किसी रिलीजियस फेथ को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, किसी रिलीजियस फेथ को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, अगर वो जेनरिकली आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है या वो आईपीसी के अगेंस्ट है, आप कर सकते हो। ये आपकी फ्री स्पीच है, क्योंकि आप उसमें सोशल हार्मनी की ही बात कर रहे हो, इक्वालिटी की ही बात कर रहे हो। लेकिन जब हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि टारगेटेड कम्युनिटी और ग्रुप कौन सा है ना। और यह भी कहा कि क्रिमिनलाइज करना है हेट स्पीच को, जो पनिशमेंट दे देते हैं हम हेट स्पीच पे, वो बेसिकली क्या करने के लिए करते हैं, ताकि पॉलिटिकल सोशल इक्वालिटी बनी रहे, आइडेंटिटीज के बीच में एक सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। तो कोर्ट ने फाइनली ये भी सबमिट कहा कि देवगन साहब की जो अपॉलॉजी दी है भाई इन्होंने, ये एक तरीके से हम कह लेंगे एक्सेप्टेंस है। ये देवगन साहब देखिए अपॉलॉजी देना इनको भारी पड़ गया। जैसे ही इन्होंने अपॉलॉजी ब्रॉडकास्ट कर दी तो बेसिकली कोर्ट ने बोला कि ये आपका इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है कि आपने कुछ गलत किया था। जब ये एक्सेप्टेंस, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस आ गया तो फिर आपका इंटेंशन तो क्या हो गया, इंटेंशन तो यहां पे प्रिज्यूम हो ही गया। जब इंटेंशन प्रिज्यूम हो गया तो यहां से हम क्या इन्फर कर लेंगे कि आपका जो कंटेंट था वो हेटरेट को प्रमोट कर रहा था। समझे लॉजिक सीक्वेंस। तो बस इसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि केयरफुल इन डेप्थ कंसिडरेशन करें। तो हम एफआईआर डिसमिस तो नहीं करेंगे, हम अथॉरिटीज पे छोड़ रहे हैं कि वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपना दिमाग इस मैटर पे कैसे लगाएंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सेपरेट कंप्लेंट जो हैं, अलग अलग कंप्लेंट जो हैं, उनको हम एक बेसिकली स्टेटमेंट्स की तरह ट्रीट कर लें, है ना, और उन सबको कंबाइन कर दें और सबको एक साथ सबकी सुनवाई करें। तो ये था हमारा अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मैटर। आपको ये केस ब्रीफ कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही फर्दर हम आपके लिए रीसेंट जजमेंट जो हैं उनके ऊपर एनालिसिस लाते रहेंगे। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।